आपका हार्दिक अभिनंदन। हर शख्स जीवन में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मन की शांति, ज्यादा शक्ति, ज्यादा धन और ज्यादा खुशियां हासिल करना चाहता है। दुनिया का महान सेल्समैन, द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, ओग मेंडिनो द्वारा लिखित एक अनूठी और बेमिसाल किताब है। ये किताब सफलता और आनंद के सच्चे अर्थ पर केवल विचार ही नहीं करती, बल्कि इन्हें कैसे समझा जाए ताकि आप भी उपलब्धियों भरा भरपूर जीवन जी सकें। एक प्रबल भावनात्मक प्रतिक्रिया जगाने की ताकत रखती है। इसकी लेखन शैली बहुत दिलचस्प और बेहद आकर्षक है। समाहित संदेश मर्मस्पर्शी, प्रेरणादायक और यकीनन दिल को छू लेने वाले हैं। जो लोग अपना दिल और दिमाग खुला रखने को तैयार हैं, उन सब के लिए ये किताब यकीनन खुशियों भरा अनुभव साबित होगी। नए वर्ष में अगर आप केवल एक ही किताब को पढ़ने के लिए संकल्पित हैं, तो यही वो किताब है जो आपका जीवन बदल सकती है। अगर आप केवल 2 किताबें पढ़ने वाले हैं, तो मेंडिनो के इस संदेश को दोबारा सुने। ये इतनी शक्तिशाली है। ये हाफिज की कहानी है। 2000 साल पहले एक ऊंट वाले लड़के की कहानी, जो अपनी कमतर जिंदगी को बेहतर बनाने की प्रबल इच्छा रखता था। उसकी काबिलियत को परखने के लिए उसे पेथ्रोस नाम का मालिक सिर्फ एक रोब बेचने के लिए बेथलेहम भेजता है। वे नाकाम होता है और इसके अलावा आत्मदया के एक पल में सराय के नजदीक एक गुफा में नवजात शिशु को गर्माहट देने के लिए वे उस रोप को दान में दे देता है। शर्मिंदा होकर हाफिज कारवां वापस लौटता है, लेकिन उसके सर पर एक चमकता सितारा चलता है। पेथ्रोस इस घटना को ईश्वरीय संकेत मानता है और वे हाफिज को 10 एंशिएंट स्क्रोल्स देता है, जिनमें वे सारा ज्ञान है, वे सारी नॉलेज है जिसकी मदद से ये लड़का अपने सपने को साकार कर सकता है। इस चिरंतन कहानी में मूल सूचियों की संपूर्ण रचनाएं भी शामिल हैं। हाफिज ने दुनिया का महान सेल्समैन बनने के लिए कामयाबी के रहस्यों पर अमल किया और उन रहस्यों ने उसके लिए जो कामयाबी दी, वे आप भी पा सकते हैं, क्योंकि हम सभी सेल्समैन हैं और
जिंदगी में हम जो कामयाबी हासिल करते हैं वे इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद को किस तरह बेच सकते हैं। आइए सुकून के साथ इस अनूठी, आकर्षक, बेमिसाल किताब में प्रवेश करते हैं। हाफिज कुछ देर तांबे के आईने के सामने खड़े रहे और चमकती धातु में अपने चेहरे को गौर से देखते रहे। सिर्फ आंखों ने ही अपनी जवानी कायम रखी है। वे बुदबुदाए और धीरे धीरे विशाल संगमरमर के फर्श पर चलने लगे। वे काले सुलेमानी खंभों के बीच से होकर गुजरे जो चांदी और सोने से चमकाई गई छत को सहारा दे रहे थे, और उनकी बूढ़ी टांगें उन्हें उन मेजों के पार ले गई जो साइप्रस और हाथी दांत से तराशे गए थे। सोफों और पलंगों से कछुओं के खोल चमक रहे थे। रत्नों से जड़ी दीवारों पर बेहतरीन कारीगरी वाले जरीदार कपड़े टंगे थे। विशाल ताड़ के पेड़ बड़े सुकून से तांबे के बर्तनों पर उग रहे थे। उनसे उनके बीच कीमती सफेद पत्थर से बनी युवती फव्वारे की शान बढ़ा रही थी, जबकि रतन जड़ित फूलों के गमले अपनी ओर ध्यान खींचने के लिए उनसे मुकाबला कर रहे थे। हाफिज के महल में आने वाले किसी भी आदमी के मन शक न रहता कि उसके पास बेशुमार दौलत है। बूढ़ा आदमी चार दीवारी वाले बगीचे से गुजरा और अपने माल गोदाम के अंदर गया जो महल से 500 कदम की दूरी पर था। दरवाजे से कुछ दूर इरास्मस उनका मुख्य मुनीम हिचकिचाते हुए उनका इंतजार कर रहा था। सलाम मालिक, हाफिज ने हामी भरी और खामोशी से चलते रहे। इरास्मस उनके पीछे पीछे चला। उसका चेहरा चिंता के भाव को छिपाने में असमर्थ था कि आखिर मालिक ने उसे ऐसी जगह मिलने के लिए क्यों कहा था। हाफिज माल भरे जाने वाले चबूतरे के पास आकर रुके और गाड़ियों से माल उतारे जाने और उन्हें गिनकर दूसरी जगह रखे जाने को देखते रहे। उनमें एशिया से आए ऊन, बेहतरीन कपड़े, चमड़े का सामान, शहद और तेल थे। उनके अपने ही देश से मंगवाए गए कांच का सामान, अंजीर, मेवा और गुल मेहंदी थे। पामीरा से कपड़े और दवाइयां थी। अरब से अदरक, दालचीनी और कीमती पत्थर थे। मिस्र से भुट्टा, कागज, ग्रेनाइट, कीमती सफेद पत्थर और असिताशम थे। बेबीलोन के कालीन थे। यूनान की चित्रकारी थी और ग्रीस की मूर्तियां थी। वातावरण में असिताशम की महक थी और हाफिज की संवेदनशील बूढ़ी नाक ने मीठे आलू बुखारे, सेब, पनीर और अदरक की खुशबू को सूंघा। आखिरकार वे इरास्मस की ओर मुड़े। मेरे दोस्त,
हमारे खजाने में अब कितनी दौलत जमा हो गई होगी। इरास्मस का चेहरा फक पड़ गया। सब कुछ है मालिक, सब कुछ। अभी हाल में हिसाब किताब तो नहीं लगाया, लेकिन मेरे अंदाजे से सोने की 7 करोड़ मुद्राएं होंगी। और अगर मेरे गोदाम और बड़ी दुकान में रखे सारे सामान को सोने में बदल दिया जाए तो उन सब की कीमत क्या होगी। पिछले 3 महीनों की माल सूची अभी तैयार नहीं हुई है मालिक, लेकिन मेरे हिसाब से 3 करोड़ मुद्राएं और जोड़ी जा सकती हैं। हाफिज ने हामी भरी। अब और माल मत खरीदना, मेरा जो कुछ है सब बेच डालो और सोने में बदल दो। मुनीम का मुंह खुला का खुला रह गया। वे कुछ बोल ना पाया। वे पीछे हटा, मानो उसे किसी ने धक्का दिया हो, और जब कुछ बोलने लायक हुआ तो बड़ी मुश्किल से अल्फाज निकले। मैं कुछ समझा नहीं मालिक। इस साल हमें काफी मुनाफा हुआ है। हमारी हर बड़ी दुकानों में पिछले साल से ज्यादा बिक्री हुई है। अब तो रोमन फौज भी हमारा ग्राहक है। आपको याद नहीं, पिछले 2 हफ्तों में आपने जेरूसलम के दलाल को 200 अरबी घोड़े बेचे थे। अपनी गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि मैंने आज तक आपके हुक्म पर सवाल नहीं उठाया मालिक, मगर इस हुक्म को समझने में मैं नाकाम हूं। और हाफिज मुस्कुराए और नरमी से इरास्मस का हाथ थामा। मेरे वफादार साथी, ये याद करने के लिए क्या तुम्हारी यादाश्त अभी भी उतनी ही तेज हो कि जब बरसों पहले मैंने तुम्हें नौकरी पर रखा था तब मेरा पहला हुक्म क्या था। कुछ देर के लिए इरास्मस के माथे पर बल पड़ गए, लेकिन फिर उसका चेहरा खिल उठा। आपका हुक्म था कि मैं हर साल अपनी तिजोरी से मुनाफे का आधा हिस्सा निकालूं और गरीबों में बांट दूं। और उस वक्त क्या तुम्हें नहीं लगा था कि मैं कारोबार में एक बेवकूफ हूं? मुझे आने वाले कल की बहुत फिक्र थी मालिक। सहमति में हाफिज ने हामी भरी और अपनी बाहें माल ढुलाई के चबूतरे की ओर फैलाते हुए कहा, क्या अब तुम मानोगे कि तुम्हारी फिक्र की बुनियाद गलत थी? जी हां मालिक। तब फिर जब तक मैं अपना मंसूबा पूरी तरह से समझाता हूं तब तक मेरे इस फैसले पर यकीन रखो। मैं अब बूढ़ा हो चला हूं और मेरी जरूरतें निहायत मामूली हैं। बरसों की खुशियों के बाद जब से मेरी प्यारी लिशा गुजरी है, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इस शहर के गरीबों में अपनी पूरी दौलत बांट दूं। मैं अपनी बाकी जिंदगी के लिए सिर्फ उतना रखूंगा जितना मेरे सुकून के लिए काफी होगा। सामान बेचने के अलावा मैं चाहता हूं तुम एक दस्तावेज तैयार करो जो हर बड़ी दुकान का मालिकाना हक उस आदमी के नाम कर दे जो इस वक्त मेरी दुकान संभाल रहा है। मैं ये भी चाहता हूं कि तुम उनकी बरसों की वफादारी के एवज में इनाम के तौर पर 5000 सोने की मुद्राएं उन कारिंदों में बांट दो, ताकि वे अपनी दुकानों में फिर से सामान भर सकें जैसा वे चाहते हैं। इरास्मस ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, हाफिज ने हाथ के इशारे से उसे रोका। कहीं
तुम्हें ये काम पसंद नहीं आया? इरास्मस ने नहीं के भाव से सिर हिलाया और मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं मालिक, मैं बस आपकी वजह नहीं समझ पा रहा हूं। आपके अल्फाज उस आदमी की तरह हैं जिसके दिन भर चुके हों। ये तुम्हारी शख्सियत है इरास्मस कि अपनी फिक्र करने की बजाय तुम्हें मेरी फिक्र है। क्या तुम्हें आने वाले कल की कोई फिक्र नहीं, जब हमारा कारोबार पूरी तरह खत्म हो जाएगा? हम बरसों के साथ ही रहे हैं। आज मैं सिर्फ अपने लिए कैसे सोच सकता हूं? हाफिज ने अपने पुराने दोस्त को गले से लगा लिया और कहा, उसकी जरूरत नहीं है। तुम इसी वक्त फौरन 50,000 सोने की मुद्राएं अपने नाम कर लो और मेरी ये गुजारिश है कि जब तक मेरा दिया बरसों पुराना वादा पूरा नहीं हो जाता, तब तक मेरे साथ रहो। जब वे वादा पूरा हो जाएगा, तब मैं वसीयत के हवाले ये महल और माल गोदाम तुम्हारे नाम कर दूंगा, क्योंकि तब मुझे अपनी लिशा से मिलने की तैयारी करनी होगी। पुराना मुनीम अपने मालिक को घूरता रहा। जो उसने सुना उसे समझ पाने में वे असमर्थ था। 50,000 सोने की मुद्राएं, महल, माल गोदाम, मैं इन सब के लायक नहीं हूं। हाफिज ने हामी भरी। मैंने तुम्हारी दोस्ती को हमेशा एक बेशकीमती दौलत माना है। तुम्हारी इंतहाई वफादारी के आगे मैं जो कुछ दे रहा हूं उसकी कोई कीमत नहीं है। तुमने जीने की कला में महारत हासिल की है, जो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए सोचता है। तुम्हारी इस फिक्र ने तुम्हें सबसे ऊपर उठाया है। आदमियों के बीच तुम एक मर्द हो। अब मैं चाहता हूं तुम मेरा हुक्म जल्द से जल्द पूरा करो। वक्त मेरे लिए बेशकीमती है और किसी भी पल मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो सकती हैं। अपने आंसुओं को छिपाने के लिए इरास्मस ने चेहरा घुमा लिया। उसकी आवाज लड़खड़ा गई जब उसने पूछा, और आपका वो वादा कौन सा है जिसे पूरा करना है? हालांकि हम भाइयों की तरह रहे हैं, लेकिन मैंने कभी भी आपको इसका जिक्र करते नहीं सुना। हाफिज ने हाथ बांधे और मुस्कुराए। मैं तुमसे फिर से मिलूंगा जब तुम मेरा आज सुबह का हुक्म पूरा कर चुके होगे। तब मैं एक ऐसे राज से पर्दा उठाऊंगा जिसे मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ मेरी प्यारी बीवी को छोड़कर पिछले 30 सालों से। दूसरा अध्याय। और इस तरह जल्द ही जबरदस्त पहरे के बीच दमस्कस से एक काफिला निकला, जिसमें उन लोगों के लिए सोना और मालिकाना हक के सर्टिफिकेट थे जो हामिद की हर बड़ी दुकान संभाला करते थे। जोप्पा में ओबेद से लेकर पेत्रा के रेउल तक हाफिज के 10 मैनेजरों ने जब उनके रिटायरमेंट की खबर सुनी तो वे स्तब्ध रह गए। आखिरकार जब कारवां एंटीपात्रिस की अपनी बड़ी दुकान पर पहुंचा तो उनका मिशन पूरा हो गया।
अपने वक्त का सबसे ताकतवर कारोबारी राजपाट खत्म हो चला था। उसका दिल उदासी से भारी था। इरास्मस ने अपने मालिक को खबर पहुंचाई कि उनके माल गोदाम खाली हो गए हैं और अब उनकी बड़ी दुकानों पर हाफिज का शानदार नाम नहीं रहा। दूत एक दरख्वास्त के साथ इरास्मस के पास आया कि वे फौरन पेरिस्टाइल में फव्वारे के पास अपने मालिक से आकर मिले। हाफिज ने अपने दोस्त के चेहरे को पढ़ते हुए पूछा, काम पूरा हो गया? जी मालिक। उदास मत हो मेरे अजीज, मेरे साथ आओ। पीछे की ओर संगमरमर की सीढ़ियों की ओर जाते हुए जब हाफिज और इरास्मस विशाल हॉल में चल रहे थे, तब सिर्फ उनके जूतों की आवाजें गूंज रही थी। हाफिज संतरे के पेड़ की लकड़ी से बनी टिपाई पर रखे चीनी मिट्टी से बने एक फूलदान के पास आकर रुके। धूप की किरणों ने कांच को सफेद से बैंगनी रंग में बदल दिया। उनके चेहरे, बूढ़े चेहरे पर मुस्कान फैल गई। फिर दोनों दोस्त अंदर की सीढ़ियों से ऊपर की ओर गए। महल के गुंबद के नीचे वे रास्ता एक कमरे की ओर जाता था। इरास्मस ने देखा कि सीढ़ियों के पास हमेशा हथियार से लैस एक पहरेदार खड़ा रहता था। वे वहां नहीं था। आखिरकार वे ऊपर पहुंचे और दम लेने के लिए दोनों कुछ देर रुके। फिर उन्होंने दूसरी मंजिल की ओर चढ़ना शुरू किया। ऊपर पहुंचने पर हाफिज ने अपनी कमर पेटी से एक छोटी चाबी निकाली। उन्होंने बालूत के भारी दरवाजे को खोला और उस पर झुके। चरमराते हुए वे अंदर की ओर खुला। इरास्मस सक पका गया। उसके मालिक ने अंदर बुलाया और वे संकोचवश उस कमरे में बढ़ा जहां पिछले 30 सालों से किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। सलेटी और धूल भरी रोशनी ऊपर के बुर्ज से आ रही थी। इरास्मस ने हाफिज की बाह थाम ली। कुछ देर बाद उसकी आंखें धुंधलकी रोशनी की आदी हो गई। हल्की मुस्कुराहट के साथ हाफिज ने इरास्मस को कमरे में चलते हुए देखा, जिसके कोने में देवदार के संदूक के अलावा और कुछ ना था। उस पर धूप की किरणें पड़ रही थी। क्या तुम ना उम्मीद नहीं हो गए इरास्मस? मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या कहूं मालिक? क्या तुम खाली कमरे को देखकर ना उम्मीद नहीं हुए? बेशक इस कमरे को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की बातें उठती हैं। क्या तुम्हें इस राज को लेकर कभी हैरानी नहीं हुई कि इस कमरे में आखिर ऐसा क्या है जिसे मैं बरसों जी जान से महफूज रखता आया हूं? इरास्मस ने हामी भरी। ये सच है, बरसों से लोग बातें करते आए कि आखिर मालिक ने बुर्ज में क्या छुपा रखा है। हाँ मेरे दोस्त, उनमें से बहुत सी बातें मैं सुन चुका हूं। कहा गया है कि यहाँ हीरों से भरे पीपे हैं, सोने की अशर्फियां या जंगली जानवर या दुर्लभ पक्षी। एक बार कालीन बेचने वाले एक फारसी व्यापारी ने इशारे में कहा था, यहां मेरा जनान खाना है। लिशा इस बात पर बहुत हंसी कि मैं रखेलों को रखता हूं, लेकिन जैसा कि तुम देख रहे हो, एक छोटी संदूक के अलावा यहां और कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ो। दोनों आदमी
संदूक के पास आकर झुके। हाफिज ने सावधानी से संदूक पर लगी चमड़े की पट्टियां खोली। उन्होंने लकड़ी से निकलती देवदार की खुशबू को सूंघा और आखिरकार उन्होंने संदूक की ऊपरी हिस्से की अंदर की ओर दबाया तो वे धीरे से खुल गया। संदूक में रखी चीजों को देखने के लिए इरासुमस हाफिज के कंधों के ऊपर से झांकने लगा। उसने हाफिज को देखा और ताज्जुब होकर अपना सर हिलाया। संदूक में सूचियों के अलावा और कुछ ना था। कुछ चमड़े की सूचियां, लेदर के स्क्रॉल्स। हाफिज ने आहिस्ता से एक स्क्रॉल को उठाया, कुछ देर उसे अपनी छाती से लगाया और आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर शांति फैल गई। उम्र की लकीरें मानो मिट गई थी। फिर वे उठे और संदूक की ओर इशारा किया। अगर यह कमरा छत तक हीरों से भरा होता तो भी उनकी कीमत इस मामूली लकड़ी के बक्से से ज्यादा ना होती जिसे तुम्हारी आंखें देख रही हैं। वो सारी कामयाबियां, खुशियां, प्यार, मन की शांति और जो दौलत मैंने कमाई है वो सब सीधे सीधे इन चंद स्क्रॉल्स की बदौलत है। मैं इनका और उस महान आदमी का कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा जिसने इन्हें मुझे सौंपा था। इरासुमस हाफिज के लहजे को सुनकर डर गया। उसने पूछा, क्या आप इसी राज का जिक्र कर रहे थे? क्या इस संदूक का ताल्लुक उस वादे से है जिसे आपने अभी पूरा करना है? तुम्हारे दोनों सवालों का जवाब है हां। इरासुमस ने अपने माथे का पसीना पोंछा और हैरत भरी आंखों से हाफिज को देखा। इन सूचियों में, इन स्क्रॉल्स में ऐसा क्या लिखा है कि इनकी कीमत हीरों से भी ज्यादा है? सिर्फ एक को छोड़कर इन सभी स्क्रॉल्स में एक सिद्धांत है, एक कानून या एक बुनियादी सच लिखा हुआ है, एक अनोखी शैली में, ताकि पढ़ने वाला उसके मायने समझ सके। बेचने की कला पर महारत हासिल करने के लिए आदमी को हर स्क्रॉल में दिए गए राज को, उसके रहस्य को सीखकर उस पर अमल करना होगा। इन सिद्धांतों पर महारत हासिल करने के बाद उसके पास इतनी ताकत होगी कि वे जितनी दौलत कमाना चाहता है उतनी दौलत जमा कर सके। निराशा के साथ इरासुमस ने सूची को देखते हुए पूछा, उतनी दौलत जितनी आपके पास है, अगर वे चाहे तो उससे कहीं ज्यादा। आपने कहा कि सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सभी स्क्रॉल्स में बेचने के सिद्धांत हैं। उस आखिरी स्क्रॉल में क्या है? आखिरी स्क्रॉल, जैसा कि तुम कह रहे हो, दरअसल पहली स्क्रॉल है जिसे पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर स्क्रॉल को नंबर दिया गया है और उन्हें एक खास सिलसिलेवार ढंग से पढ़ा जाना चाहिए। और पहली स्क्रॉल में वो राज है जिसे पूरे इतिहास में सिर्फ
चंद समझदार लोगों को ही दिया गया है। हकीकत में पहली स्क्रॉल बेहद असरदार ढंग से सीखने के उन तरीकों को सिखाती जो दूसरी स्क्रॉल्स में लिखा गया है। लगता है इस काम पर कोई भी महारत हासिल कर सकता है। बेशक ये बेहद आसान है, बशर्ते वे वक्त दे और पूरी लगन के साथ सीखे। जब तक कि हर सिद्धांत उसकी शख्सियत में नहीं उतरता, जब तक कि हर सिद्धांत को वे अपने जीवन में उतार नहीं लेता। इरासमस ने संदूक में से एक स्क्रॉल निकाली। अपने अंगूठे और उंगलियों के बीच हल्के से पकड़ते हुए उसने हाफिज को स्क्रॉल दिखाते हुए पूछा, माफी चाहता हूं मालिक, लेकिन आपने अब तक इन सिद्धांतों को दूसरों को क्यों नहीं बताया, खासकर उन लोगों को जिन्होंने बरसों आपके लिए मेहनत की। आपने बाकी मामलों में हमेशा उदारता दिखाई है, तब फिर ऐसा क्यों है कि जिन लोगों ने आपके लिए बेचने का काम किया उन्हें आपने इन बेशकीमती अल्फाजों से दूर रखा? आखिर वे भी दौलतमंद बन सकते थे। कम से कम इस बेशकीमती ज्ञान के साथ वे और ज्यादा सामान बेच पाते। आपने इतने बरसों इन सिद्धांतों को अपने पास क्यों रखा? मेरे पास और कोई चारा ना था। बरसों पहले जब मुझे ये स्क्रॉल्स सौंपी गई थी, तब मुझसे शपथ ली गई थी कि मैं इन स्क्रॉल्स को सिर्फ एक आदमी को दिखाऊंगा। उस अजीबोगरीब वादे की वजह क्या हो सकती है ये मैं आज तक समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे हुक्म दिया गया था कि मैं इन स्क्रॉल्स के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारूं तब तक जब तक कि कोई ऐसा आदमी नहीं आ जाता जिसे मदद और मार्गदर्शन की बेहद जरूरत हो। मेरी जवानी के दिनों से भी कहीं ज्यादा मुझसे कहा गया था कि कुछ संकेतों के जरिए मैं उस आदमी को पहचान लूंगा जिसे मुझे इन स्क्रॉल्स को सौंपना होगा, ये जानते हुए भी कि हो सकता है वे आदमी इस बात से बेखबर होगा कि वे इनकी तलाश कर रहा है। मैंने बड़े धीरज के साथ इंतजार किया और इंतजार के दौरान मैंने इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा, क्योंकि मुझे इसकी इजाजत मिली थी। स्क्रॉल्स के ज्ञान की बदौलत मैं उस मुकाम पर पहुंचा जिसे बहुत से लोग दुनिया का महान सेल्समैन कहते हैं, ठीक उस आदमी की तरह जो मेरी तरह अपने जमाने में दुनिया का महान सेल्समैन था और जिसने मुझे इन्हें सौंपा। इरासमस, आज शायद तुम समझ पाओगे कि इन बरसों में क्यों मेरे कुछ फैसले तुम्हें अजीबोगरीब और नामुमकिन लगे होंगे, लेकिन फिर भी वे कामयाब साबित हुए। मुझे इन स्क्रॉल्स ने हमेशा से फैसले लेने में मदद की है, इसलिए मैंने सोने की अशर्फियां अपनी अक्लमंदी से नहीं कमाई। मैंने जो कुछ कमाया मैं उसका सिर्फ जरिया भर हूं। क्या आप अब भी ये मानते हैं कि इतने बरसों बाद वो आदमी आएगा जो आपसे इन स्क्रॉल्स को लेगा? हाँ,
हाफिज ने हल्के हाथों स्क्रॉल्स को फिर से संदूक में रखा और उसे बंद किया। बैठे बैठे ही उन्होंने कहा, क्या तुम उस दिन तक मेरे साथ रहोगे इरास्मस? नर्म रोशनी में मुनीम ने अपने हाथ बढ़ाकर हाफिज के हाथ को पकड़ा। उसने एक बार सर हिलाकर अपनी सहमति दी और कमरे से यूं निकल गया मानो उसके मालिक ने बिना कहे ही उसे जाने की इजाजत दी हो। हाफिज ने संदूक पर फिर से चमड़े की पट्टियां बांधी और चलकर छोटे बुर्ज की ओर गए। वे उसमें से गुजरते हुए गुंबद के चारों ओर घिरे मचान पर खड़े हो गए। बूढ़े आदमी के चेहरे पर पूर्व से आती हवा का झोंका लगा। उसमें सुंदर झीलों और रेगिस्तान की खुशबू थी। वे दमास्कस की ऊपरी छत पर खड़े थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। उनकी यादों ने छलांग लगाई जो उन्हें उनके पुराने वक्त में ले गए। तीसरा अध्याय। सर्दियों का मौसम था और जैतून के पहाड़ पर कड़कड़ाती ठंड थी। जेरूसलम से किद्रोन घाटी की संकरी रास्ते से होती हुई मंदिर से धुएं और जलते गोश्त की महक आ रही थी, जिसमें पहाड़ के पिस्ता पेड़ों के तारपीन जैसी दुर्गंध शामिल थी। बेथपेज गांव से बस थोड़ा सा नीचे खुली ढलान पर पालमीरा का विशाल कारोबारी कारवां के लोग ऊँग रहे थे। शाम ढल चुकी थी और महान व्यापारी के चहेते घोड़े पर पिस्ता की झाड़ियों के पत्ते खाकर लॉरल के नर्म बाड़े में आराम कर रहे थे। खामोश तंबुओं की लंबी कतारों के उस पार 4 विशाल प्राचीन जैतून के पेड़ों के चारों ओर घनी पत्तियां जमा हो गई थी, जिनकी वजह से एक बाड़ा सा बन गया था और उसमें ऊंट और खच्चर एक दूसरे से सटे बैठे थे ताकि वे एक दूसरे के शरीर से गर्मी पा सकें। माल वाले वैगन के नजदीक गश्त लगाते 2 पहरेदारों को छोड़कर छावनी में सिर्फ एक ही हलचल हो रही थी और वो पेथ्रोस के बड़े तंबू में चल रहे एक आदमी के साए की थी। अंदर पेथ्रोस गुस्से से चहलकदमी कर रहे थे। बीच बीच में वे रुककर त्योरियां चढ़ाते हुए उस नौजवान को देखते जो तंबू के दरवाजे के पास सकुचवाए बैठा था। आखिरकार वे सुनहरी जरी वाले कालीन पर बैठे और उन्होंने लड़के को पास आने के लिए कहा। हाफिज, मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा माना है। तुम्हारी अजीबोगरीब दरख्वास्त से मैं हैरान रह गया हूं। क्या तुम अपने काम से खुश नहीं हो? लड़के की आंखें कालीन पर टिकी थी। नहीं मालिक, हमारा कारवां बढ़ रहा है और हो सकता है बढ़ते हुए जानवरों की देखभाल करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा हो। नहीं मालिक, तो मेहरबानी करके अपनी दरखास्त को दोहराओ और ये भी बताओ कि तुम्हारी इस अजीबोगरीब दरखास्त की वजह क्या है। मैं सिर्फ आपका ऊंट वाला नहीं रहना चाहता, मैं भी आपका सामान बेचने वाला बनना चाहता हूं। मैं भी हदाद, साइमन, सालेब और दूसरों की तरह आपके वैगन से खच्चरों पर माल लाद कर बेचना चाहता हूं और उनकी तरह आपके लिए और अपने लिए सोना लेकर लौटना चाहता हूं। मैं
अपनी कमतर जिंदगी को सुधारना चाहता हूं। एक ऊंट वाले की औकात ही क्या होती है, लेकिन आपका सेल्समैन बनकर मैं दौलत और कामयाबी हासिल कर सकता हूं। तुम ये सब कैसे जानते हो? मैंने आपको अक्सर ये कहते हुए सुना है कि सेल्समैन के अलावा ऐसा कोई भी दूसरा पेशा या कारोबार नहीं है जो इंसान को गरीबी से उबार कर धन दौलत दिलाए। पेथ्रोस सहमति में सर हिलाने वाले थे, लेकिन कुछ सोचकर रुक गए और लड़के से सवाल करने लगे, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम भी हदाद और दूसरों की तरह माल बेच सकते हो? हाफिज ने बूढ़ी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मैंने कई बार सालेब को आपसे शिकायत करते हुए सुना कि माल कम बेचने में उसे किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, और मैंने कई बार आपको उसे याद दिलाते हुए सुना कि अगर कोई बेचने के सिद्धांतों और नियमों को अमल में लाता है तो वे बहुत कम वक्त में अपना सारा माल बेच सकता है। अगर आपको उस सालेब पर, जिसे हर कोई बेवकूफ कहता है, यकीन है कि वे उन सिद्धांतों को समझ सकता है, तो फिर मैं उस खास ज्ञान को क्यों नहीं पा सकता? अगर तुम उन सिद्धांतों पर महारत हासिल कर लो तो तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य क्या होगा? हाफिज हिचकिचाया और फिर उसने कहा, पूरे मुल्क में लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप एक महान सेल्समैन हैं। दुनिया ने आज तक व्यापार का इतना बड़ा साम्राज्य नहीं देखा जो आपने सेल्समैनशिप पर महारत हासिल कर खड़ा किया है। मेरी हसरत है कि मैं आपसे भी महान बनूं, एक महान व्यापारी, सबसे अमीर आदमी और दुनिया का महान सेल्समैन। पेथ्रोस ने पीछे झुककर लड़के के चेहरे को पढ़ा, और तुम उस बेशुमार दौलत के साथ क्या करोगे, और उस खौफनाक ताकत के साथ जो यकीनन उसके साथ आएगी? मैं वही करूंगा जो आप करते हैं। मैं अपने परिवार को दुनिया की बेहतरीन चीजें खरीद कर दूंगा और बाकी जरूरतमंदों को दूंगा। पेथ्रोस ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, मेरे बच्चे, दौलत तुम्हारा लक्ष्य कभी नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अल्फाज से अच्छे एहसास झलकते हैं, लेकिन वे महज अल्फाज हैं। सच्ची दौलत दिल की होती है, बटुए की नहीं। डटे रहकर हाफिज ने कहा, क्या आप दौलतमंद नहीं हैं मालिक? हाफिज की गुस्ताखी पर बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। हाफिज, जहां तक दुनियावी दौलत का सवाल है तो मेरे और हेरोड्स महल के बाहर बैठे एक भिखारी के बीच सिर्फ एक ही फर्क है। भिखारी सिर्फ अपने अगले खाने के बारे में सोचता है और मैं सिर्फ उस खाने के बारे में सोचता हूं जो मेरा आखिरी होगा। नहीं मेरे बेटे, दौलत की हसरत छोड़ दो और अमीर बनने के लिए मेहनत मत करो। उसकी बजाय खुशियां पाने की कोशिश करो, प्यार पाने और प्यार करने की कोशिश करो, और सबसे अहम बात, मन की शांति पाने की कोशिश करो। हाफिज जिद पर अड़ा रहा, लेकिन सोने की सिक्कों के बगैर ये सारी बातें नामुमकिन है। कोई गरीबी में मन की शांति के साथ कैसे रह सकता है? कोई खाली पेट खुश कैसे रह सकता है? कोई अपने परिवार के लिए प्यार कैसे दिखा सकता है अगर वे उन्हें खाना ना दे सके, उनके लिए कपड़े और मकान ना खरीद सके? आप ही ने तो कहा था कि दौलत
अच्छी होती है जब वे दूसरों को खुशी देती है, तब फिर दौलत के लिए मेरी हसरत गलत कैसे हुई? रेगिस्तान के फकीर के लिए गरीबी अच्छी हो, उसके लिए जीने का तरीका भी हो सकती है, क्योंकि उसे सिर्फ अपना पेट भरना है और अपने खुदा के अलावा उसे किसी और को खुश नहीं करना। लेकिन मेरा मानना है कि गरीबी, नाकामी और महत्वाकांक्षा की कमी है। इन दोनों बातों की मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। पेथरोस की त्योरियां चढ़ गई। तुम्हारे अंदर ये अचानक महत्वाकांक्षा कैसे जाग गई? तुम अपने परिवार को खाने पिलाने की बात करते हो, जबकि तुम्हारा अपना कोई परिवार नहीं है। महामारी में तुम्हारे माता पिता के गुजरने के बाद मैंने तुम्हें गोद लिया था। धूप से काली हुई चमड़ी के बावजूद हाफिज अपने गालों पर छाई सुर्खियों को छिपा ना पाया। यहाँ आने से पहले जब हम हेब्रोन में रुके थे तो मैं कालनेह की बेटी से मिला था। वो अच्छा, तो असली बात यह है प्यार, ना कि ऊंचे आदर्शों ने मेरे ऊंट वाले लड़के को दुनिया से लड़ने के लिए बहादुर सैनिक में बदल दिया। कालनेह इस एक रईस आदमी है, उसकी बेटी और ऊंट वाला लड़का कभी नहीं, लेकिन उसकी बेटी और एक अमीर नौजवान खूबसूरत व्यापारी, हाँ ये कोई बात हुई तो ठीक है। मेरे नौजवान सैनिक, एक सेल्समैन का कैरियर शुरू करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लड़का अपने घुटनों पर बैठ गया और उसने पेथरोस का रोब पकड़ लिया। मालिक, मैं किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं? पेथरोस ने खुद को हाफिज की पकड़ से छुड़ाया और पीछे हट गए। फिलहाल तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि अपना शुक्रिया अपने पास रखो। मैं तुम्हें जो भी मदद दूंगा वो रेत के कतरे की तरह होगा, जिसकी तुलना में तुम्हें खुद के लिए पहाड़ हटाने होंगे। हाफिज की खुशी गायब हो गई। उसने पूछा, क्या आप मुझे सिद्धांत और नियम नहीं सिखाएंगे जो मुझे एक महान सेल्समैन में बदल देंगे? बिल्कुल नहीं। तुम्हें लाड प्यार देकर मैं पहले ही तुम्हारा लड़कपन बेकार कर चुका हूं। मेरी पीठ पीछे लोग कहते हैं कि मैंने अपने गोद लिए बेटे को एक ऊंट वाला बनाकर रख दिया है, लेकिन मुझे यकीन था कि अगर अंदर सही आग जल रही हो तो एक ना एक दिन वो बाहर दिखाई देगी, और जब दिखेगी तब तुम्हारी तकलीफों ने तुम्हें एक मर्द बना दिया होगा। आज तुम्हारी ख्वाहिश ने मुझे खुश कर दिया है, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में महत्वाकांक्षा की आग देख रहा हूं और तुम्हारा चेहरा हसरत की जलन से चमक रहा है। यह अच्छी बात है और मेरा फैसला सही साबित हुआ है, लेकिन अभी भी तुम्हें यह साबित करना है कि तुमने ये बातें सिर्फ हवा में नहीं कही हैं। हाफिज खामोश था। बूढ़े आदमी ने बोलना जारी रखा, सबसे पहले तुम्हें मुझे यह साबित करना होगा, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि खुद के लिए भी, कि तुम एक सेल्समैन की जिंदगी को झेल सकोगे, क्योंकि तुमने आसान रास्ता नहीं चुना है। ये सच है कि तुमने मुझे ये कहते हुए सुना है कि अगर कोई कामयाब होता है तो उसे बदले में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन वो इनाम इतना महान इसलिए होता है क्योंकि बहुत कम लोग ही कामयाब हो पाते हैं। बहुत से लोग निराश होकर नाकाम हो जाते हैं, ये महसूस किए बगैर कि बेशुमार दौलत हासिल करने के लिए उनके पास वो सारे रास्ते पहले से ही मौजूद हैं। कई लोग अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों का सामना डर और शक से करते हैं और उन्हें वे अपना दुश्मन समझते हैं, जबकि
हकीकत में ये रुकावटें उनके दोस्त और मददगार होते हैं। कामयाबी के लिए रुकावटों का होना जरूरी है, क्योंकि बेचने में, जैसा कि दूसरे अहम पेशों में भी होता है, जीत तभी मिलती है जब इंसान बहुत संघर्ष और अनगिनत नाकामियों का सामना कर चुका होता है। लेकिन हर संघर्ष, हर नाकामी तुम्हारे हुनर और ताकत को पहना बनाते हैं, तुम्हारी हिम्मत और सहन शक्ति को, तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारे आत्मविश्वास को। और इसीलिए हर रुकावट तुम्हारा दोस्त होता है, जो तुम्हें बेहतर बनने पर मजबूर करता है या हार मानने पर। हर झिड़की आगे बढ़ने का एक मौका है। अगर तुम उनसे मुंह मोड़ लो, उनसे बचोगे, तो अपना भविष्य फेंक दोगे। नौजवान ने सहमति में सर हिलाया और कुछ कहना चाहा, लेकिन बूढ़े आदमी ने अपना हाथ उठाया और कहना जारी रखा, एक बात और, तुमने दुनिया के सबसे तन्हा पेशे को चुना है। यहां तक कि घिनौना टैक्स कलेक्टर भी शाम ढलने पर अपने घर लौट आता है, और यूनान के दलाल भी अपने बैरक में लौट आते हैं, जिन्हें वे अपना घर मानते हैं। लेकिन तुम अपने परिजनों से बहुत दूर जाओगे और कई कई दिन सूरज को ढलते देखोगे। शाम ढलने पर जब तुम किसी अनजान मकान के आगे से गुजरोगे और उस परिवार के लोगों को एक साथ खाना खाते देखोगे, तो तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे दिल पर अकेलेपन की कितनी टीस लगेगी। अकेलेपन के यही वे दौर होंगे जो तुम्हारा सामना लालच से होगा। पेत्रोस बोलते रहे, उन लालचों का सामना तुम किस तरह करोगे, वही तुम्हारी पेशेवर जिंदगी पर असर डालेगा। जब तुम सड़क पर सिर्फ अपने जानवर के साथ होगे, तब वो एहसास बड़ा अजीब और अक्सर डराने वाला होता है। अक्सर कुछ देर के लिए अपने दृष्टिकोण और मान्यताओं को भूल जाओगे और एक बच्चे की तरह बन जाओगे और अपने परिवार की हिफाजत और प्यार में लौट जाने को तरसोगे। बदले में जो कुछ भी मिलता है, उसने हजारों लोगों की पेशेवर जिंदगी को खत्म करके रख दिया, उनकी भी, जिन्हें बेचने की कला में महारत हासिल थी। इसके अलावा जब तुम्हारे माल की बिक्री नहीं होगी, तब तुम्हें ढांढस बंधाने वाला कोई ना होगा, सिवाय उनके जो तुमसे तुम्हारा पैसा छीनना चाहते हैं। मैं सावधान रहूंगा और आपकी चेतावनी को ध्यान में रखूंगा। तब फिर शुरू करते हैं। फिलहाल तुम्हें और कोई सलाह नहीं दी जाएगी। तुम अभी एक कच्चे अंजीर की तरह हो। जब तक अंजीर पक नहीं जाता, उसे अंजीर नहीं कहते। और जब तक तुम्हें ज्ञान और अनुभव नहीं मिलता, तब तक तुम्हें सेल्समैन नहीं कहा जा सकता। मैं शुरुआत कैसे करूं? सुबह सुबह तुम्हें मालगाड़ी के पास जाकर सिल्वियो को रिपोर्ट करोगे। वो तुम्हें हमारा बेहतरीन रोप देगा। उसे बकरी के रोए से बनाया गया है, जो मूसलाधार बारिश को भी सह सकता है, और उसे मद्दार पौधे की जड़ से बने लाल रंग रंगा गया है, जो कभी फीका नहीं पड़ेगा। उसके दामन के नजदीक अंदर की ओर तुम एक छोटा सितारा सिला हुआ पाओगे। वे तोला की निशानी है, जिसके कारीगर दुनिया के बेहतरीन रोप बनाते हैं। सितारे के आगे मेरा निशान है,
चौकोर खाने में एक गोल दायरा। पूरे मुल्क में इन दोनों निशानों की इज्जत की जाती है और हमने ऐसे हजारों रोब बेचे हैं। मैंने बरसों यहूदियों के साथ सौदा किया है और इस तरह के रोब का सिर्फ एक ही नाम है, उसे अबेयाह कहते हैं। रोब और खच्चर लेकर सुबह सुबह बेतलहम की ओर निकल पड़ो। हमारे यहां पहुंचने से पहले हम उसी गांव से होकर गुजरे थे। हमारे सेल्समैन वहां कभी नहीं जाते। उनका कहना है कि वहां जाना वक्त की बर्बादी है क्योंकि वहां के लोग बेहद गरीब हैं। लेकिन कई साल पहले मैंने वहां के गडरियों को सैकड़ों रोब बेचे थे। रोब बेचने तक तुम बेथलेहम में ही रुकना। हाफिज ने हामी भरी। मैं अपनी खुशी को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मैं रोब की क्या कीमत लगाऊं मालिक? मैं अपने बही खाते में तुम्हारे नाम के आगे चांदी का एक सिक्का लिखूंगा। लौटने पर तुम मुझे चांदी का एक सिक्का वापस दे दोगे। उसके ऊपर जो कुछ कमाओगे उसे कमीशन के तौर पर रख लेना, यानी चोगे की कीमत तुम खुद लगाओगे। तुम बाजार भी जा सकते हो जो कि शहर के दक्षिण की ओर है, या तुम शहर में घर घर जाकर बेच सकते हो। मुझे यकीन है वहां हजारों मकान हैं। यकीनन ये कोई भी कह सकता है कि तुम एक रोब तो बेच ही सकते हो। क्या तुम ये मानते हो? हाफिज ने फिर से हामी भरी। उसने कल के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। पेथरोस ने अपना हल्के से हाथ हाफिज के कंधे पर रखते हुए कहा, जब तक तुम वापस नहीं आते मैं तुम्हारी जगह पर किसी को नहीं रखूंगा। अगर तुम्हें लगे कि तुम इस पेशे के लायक नहीं हो तो मैं इस बात को समझूंगा और तुम्हें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। कोशिश करने और नाकाम होने में शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही इंसान कभी नाकाम नहीं होता जिसने कभी कोशिश ना की हो। तुम्हारे वापस लौटने पर मैं तुमसे हर बात की जानकारी लूंगा। तुम्हारे तजुर्बों के बारे में फिर मैं फैसला करूंगा कि मैं तुम्हारे इस अजीब सपने को पूरा करने में कैसे मदद कर सकता हूं। हाफिज ने सर झुकाया और वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन बूढ़े आदमी ने अपनी बात खत्म नहीं की थी। बेटे, अपनी नई जिंदगी शुरू करने से पहले तुम्हें एक उपदेश देना है जिसे तुम हमेशा याद रखोगे। इस बात को हमेशा ख्याल में रखना और तुम नामुमकिन लगने वाली रुकावटों पर भी जीत हासिल कर लोगे, क्योंकि हर महत्वाकांक्षी आदमी के रास्ते में रुकावटें आती ही हैं। हाफिज ने इंतजार किया। जी मालिक, अगर कामयाबी के लिए तुम्हारा इरादा पक्का है तो तुम कभी भी नाकामी का मुंह ना देखोगे। पेथरोस नौजवान के करीब आए। क्या तुम मेरे अल्फाज के पूरे मायने समझते हो? जी मालिक। तुम मेरे साथ दोहराओ। अगर कामयाबी के लिए मेरा इरादा पक्का है तो मैं नाकामी का मुंह कभी ना देखूंगा। चौथा अध्याय। आधी खाई रोटी परे रखते हुए हाफिज अपनी बदनसीबी के बारे में सोचने लगा। उसे बेथलेहम में आए 4 दिन हो जाएंगे और अपने साथ वो जिस इकलौते रोब को पूरे यकीन के साथ लाया था वो अभी भी खच्चर की पीठ पर लदा था जिसे उसने सराय के पीछे बांधा हुआ था।
वो अपने खाने की प्लेट को गुस्से से देख रहा था और भीड़ से भरे कमरे में भी उसे लोगों का शोर सुनाई नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में तरह तरह के शक उठ रहे थे, ऐसे शक जो सदियों से हर सेल्समैन के दिमाग में घूमा करते हैं। आखिर लोग मेरी बात सुनते क्यों नहीं हैं? मैं उनका ध्यान कैसे खींच सकता हूं? मेरे कुछ कहने से पहले ही वो दरवाजा बंद क्यों कर देते हैं? वो मेरी बात में दिलचस्पी लिए बगैर क्यों चल देते हैं? क्या इस शहर का हर बाशिंदा गरीब है? मुझे क्या कहना चाहिए जब वो कहते हैं, तुम्हारा चोगा तो अच्छा है लेकिन मैं खरीद नहीं सकता। लोग मुझे बाद में मिलने के लिए क्यों कहते हैं? जब मैं बंद दरवाजा देखता हूं तो मुझे डर क्यों लगता है? और मैं इस डर पर कैसे काबू पा सकता हूं? क्या दूसरे सेल्समैनों से मेरी कीमत ज्यादा है? अपनी नाकामी पर चिढ़ते हुए उसे अपना सिर हिलाया। शायद इस तरह की जिंदगी उसके लायक नहीं थी। शायद उसे ऊंट वाले का काम ही करना चाहिए और हर रोज अपनी मेहनत से जो कुछ थोड़ा बहुत मिलता है उसी में गुजारा करना चाहिए। एक सेल्समैन के नाते अगर वो कारवां में कुछ मुनाफा कमाकर लौटता है तो वे खुद को खुशकिस्मत समझेगा। पेथरोस ने उसे क्या नाम दिया था? नौजवान सैनिक। एक पल के लिए उसे लगा मानो वो अपने जानवरों के पास लौट आया है। फिर वो लिशा और उसके कठोर बाप कालनेह के बारे में सोचने लगा और उसके दिमाग से सारे शक रफू चक्कर हो गए। आज की रात पैसे बचाने के लिए वो पहाड़ पर काटेगा और कल वो रोप बेच देगा। इतना ही नहीं, वो इतने बढ़िया तरीके से बात करेगा कि रोप की अच्छी कीमत मिलेगी। कल वो तड़के ही निकल जाएगा और शहर के कुएं के पास खड़ा हो जाएगा। जो भी उसके नजदीक आएगा वो उनसे बात करेगा और जल्द ही वो अपने बटुए में चांदी का सिक्का लेकर जैतून के पहाड़ की ओर निकल पड़ेगा। उसका हाथ आधी खाई रोटी की ओर बढ़ा और वो अपने मालिक के बारे में सोचने लगा। पेथरोस को उस पर नाज होगा क्योंकि वो हताश और नाकाम होकर नहीं लौटा था। हकीकत में एक सादे से चोगे को बेचने के लिए 4 दिन बहुत होते हैं, लेकिन अगर वो 4 दिन में एक चोगा बेच सकता है तो वो पेथरोस से सीख लेगा कि उसे 3 दिन में कैसे बेचा जाए। फिर 2 दिन में वक्त के साथ वो इतना कुशल हो जाएगा कि कुछ ही घंटों में वो कई चोगे बेच डालेगा। फिर वो एक मशहूर सेल्समैन कहलाएगा। वो शोर शराबे वाली सराय से निकला और उस गुफा की ओर बढ़ा जहां उसका खच्चर बंधा था। कड़कड़ाती ठंड में घास पर बर्फ की छीनी परत जम गई थी और उसके पैरों के नीचे से चरमराते बर्फ की आवाज आ रही थी। हाफिज ने फैसला किया कि आज रात वो पहाड़ पर नहीं जाएगा बल्कि गुफा में ही अपने खच्चर के साथ रात काटेगा। कल का दिन बेहतर होगा। हालांकि अब वो जान गया था कि दूसरे इस गांव को छोड़कर आगे क्यों बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा था कि यहाँ कोई कुछ नहीं खरीदता और जब भी कोई उसका चोगा खरीदने से इनकार करता उसे उनकी कही बातें याद आ जाती।
इसके बावजूद कई साल पहले पेत्रोस ने यहीं कई चोगे बेचे थे। हो सकता है उन दिनों खुशहाली रही हो और फिर पेत्रोस एक महान सेल्समैन थे। गुफा से आती टिमटिमाती रोशनी देखकर उसके कदमों में तेजी आ गई। कहीं गुफा में चोर ना घुस आया हो। वो जल्दी से चूना पत्थर के दरार से होते हुए खुले में आया ताकि मुजरिम पर झपट कर उससे अपना सामान ले सके। लेकिन उसने जो कुछ देखा उसका डर काफुर हो गया। एक छोटी सी मोमबत्ती गुफा की दरार में लगाई गई थी। उसकी कमजोर रोशनी एक दाढ़ी वाले आदमी और एक युवती पर पड़ रही थी। वो एक दूसरे से सटे बैठे थे। उनके पैरों के नजदीक एक गड्ढा सा था जिसमें जानवर का चारा रखा जाता है। उसमें एक नन्हा बच्चा सो रहा था। हाफिज उन बातों से वाकिफ नहीं था, लेकिन बच्चे की झुर्रियों और गुलाबी चमड़ी देखकर समझ गया कि वो एक नवजात शिशु था। ठंड से बचाने के लिए आदमी और औरत दोनों ने अपने अपने लबादों से बच्चे को ढका हुआ था, लेकिन वो सिर्फ उसका सर ही ढक पाए थे। आदमी ने हाफिज को देखकर उसकी ओर इशारा किया। औरत बच्चे के करीब आ गई। कोई कुछ ना बोला। फिर औरत कांपने लगी और हाफिज ने देखा कि उसका लबादा गुफा की नमी से उसे बचाने के लिए नाकाफी था। बच्चे का मुंह खुलता बंद होता देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया। एक हल्की मुस्कान के साथ उसके बदन में एक झुरझुरी सी फैल गई। न जाने क्यों वो लिशा के बारे में सोचने लगा। ठंड से औरत फिर से कांपने लगी। ये देखकर हाफिज अपने दीप स्वप्न में लौटा। कुछ देर की तकलीफ दे दुविधा के बाद होने वाला सेल्समैन अपने जानवर की ओर बढ़ा। सावधानी के साथ उसने गांठें खोली, अपनी गठरी खोली और अपना चोगा निकाला। उसे खोलकर अपने हाथों से कपड़ों को महसूस किया। मोमबत्ती की रोशनी में लाल रंग चमक रहा था। वो पेत्रोस और तोला के निशानों को देख सकता था। चौखाने के अंदर गोल दायरा और सितारा। पिछले 3 दिनों में उसने ना जाने कितनी बार उसे अपने थके हाथों से थामा होगा। उसे लगा मानो वे उसके एक एक ताने बाने को जानता हो। ये रोग, ये चोगा वाकई बेहतरीन था। अगर इसकी अच्छी देख रेख की जाए तो ये जिंदगी भर साथ निभा सकता है। हाफिज ने आंखें बंद की और आह भरी। फिर वो तेजी से उस छोटे परिवार की ओर चला। बच्चे के नजदीक के भूसे पर घुटने टिकाए। हल्के हाथों से पहले उसने पालने से पिता का लबादा हटाया, फिर मां का। उसने दोनों को उनके लबादे वापस दिए। फिर हाफिज ने अपना बेशकीमती लाल चोगा खोला और धीरे से बच्चे को चारों ओर से लपेट दिया। जब हाफिज
गुफा से खच्चर को लेकर बाहर निकला तो उसके गालों पर युवा मां के चुंबन की नमी बरकरार थी। उसके ठीक ऊपर एक सितारा टिमटिमा रहा था। हाफिज ने जिंदगी में ऐसा चमत्कार सितारा ना देखा था। वो उसे तब तक देखता रहा जब तक उसकी आंखें आंसुओं से छलछला नहीं गई और वो अपने जानवर को उस पगडंडी पर ले गया जो मेन रोड तक जाता था। फिर वो यरूशलेम लौटकर पहाड़ पर अपने कारवां की ओर जाएगा। पांचवां अध्याय। हाफिज धीरे धीरे सवारी कर रहा था। उसका सर झुका हुआ था, इसलिए वो ये ना देख पाया कि सितारा उसके आगे अपनी रोशनी बिखेर रहा था। उसने ऐसा बेवकूफी भरा काम क्यों किया? वो तो गुफा के उन लोगों को जानता भी नहीं था। उसने उन्हें चोगा बेचने की कोशिश क्यों नहीं की? वो पेथरोस को क्या जवाब देगा? और दूसरों को जब वो सुनेंगे कि उसने चोगे को किसी को दे दिया था जिसके लिए उसे पैसे लुटाने थे, तो वो हंसते हंसते जमीन पर लौटने लगेंगे। वो भी गुफा में एक अनजान बच्चे को। मन ही मन वो पेथरोस को चकमा देने के लिए कहानी गढ़ने लगा। शायद वो कह सकता है कि जब वो खाना खा रहा था तब चोरों ने उसका चोगा चुरा लिया। क्या पेथरोस ऐसी कहानी पर यकीन करेंगे? वैसे भी वो इलाका चोरों से भरा है और अगर पेथरोस उस पर यकीन कर भी लें तो क्या उस पर लापरवाही की तोहमत नहीं लगेगी? जल्द ही वो उस रास्ते पर आ गया जो गेथासमेन के बगीचे की ओर जाता था। वो खच्चर से उतरा और थके कदमों से उसके आगे आगे चलने लगा। आखिरकार वो कारवां तक पहुंचा। ऊपर से आती रोशनी दिन के समान थी और जिस बात को लेकर उसका दिल धड़क रहा था वो पल जल्द ही आ गया। सामने ही पेथरोस बैठे थे। अपने तंबू के बाहर आसमान पर टकटकी लगाए हाफिज बिना हिले खड़ा रहा, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे फौरन देख लिया। जब पेथरोस ने उसके नजदीक आकर पूछा तो उनकी आवाज में हैरानी थी। क्या तुम सीधे बेथलेहम से आ रहे हो? हाँ मालिक। क्या तुम डरे नहीं कि एक सितारा तुम्हारा पीछा कर रहा था? मैंने देखा नहीं मालिक। देखा नहीं? मैं इस जगह से हिल नहीं पाया जब 2 घंटे पहले मैंने बेथलेहम के ऊपर इस सितारे को उठते देखा। मैंने आज तक इतना चमकीला सितारा नहीं देखा, ना ही ऐसा रंग। फिर मैंने देखा वो हमारे कारवां की ओर बढ़ रहा था। अब जबकि वो सीधे हमारे ऊपर है, तुम आ गए और खुदा कसम अब वो रुक गया है। पेथरोस ने आगे बढ़कर हाफिज के चेहरे को ध्यान से देखा। जब तुम बेथलेहम में थे तो क्या तुमने कोई अजीब घटना होते देखा? नहीं मालिक। बूढ़ा आदमी
गहरी सोच में पड़ गया। मैंने आज तक ऐसी रात नहीं देखी, ना ही इस तरह का तजुर्बा हुआ। घबरा कर हाफिज बोला, मैं भी इस रात को कभी नहीं भूलूंगा मालिक। अच्छा, आखिर आज शाम कोई घटना घटी है? इतनी देर से आने का मतलब? बूढ़ा आदमी जब खच्चर पर रखी गठरी टटोल रहा था तब हाफिज खामोश हो गया। ये तो खाली है। तो कामयाब हो गए। मेरे तंबू में आओ और सारी कहानी सुनाओ। ऊपर वाले ने आज रात को दिन में बदल दिया है। अब मुझे नींद नहीं आएगी और शायद तुम बता पाओ कि एक सितारा क्यों कर किसी ऊंट वाले लड़के के पीछे चलता है। पेथरोस पीठ के सहारे पलंग पर बैठ गए और आंखें बंद करके हाफिज की नामंजूरियों, झिड़कियों और जलील होने की अनंत कहानियों को सुनते रहे। जो कुछ उसके साथ बेतलहम में घटा था, बीच बीच में जब हाफिज बताता कि किस तरह एक मिट्टी के बर्तन वाले व्यापारी ने उसे उठाकर बाहर फेंका तो वे सर हिलाते। वो मुस्कुराए जब उसने यूनानी सैनिक के बारे में बताया कि जब उसने दाम कम करने से इनकार किया तो उसने चोगा उसके मुंह पर दे मारा था। आखिरकार हाफिज की आवाज में भारीपन आ गया जब वो अपने सराय वाले तजुर्बे के बारे में बता रहा था। पेथरोस ने उसे रोका, हाफिज, अच्छी तरह याद करो और मुझे एक एक शक के बारे में बताओ जो तुम्हारे मन में उठ रहे थे जब तुम्हें खुद पर अफसोस हो रहा था। जवाब देने से पहले वो रुक कर सोचने लगा और फिर कहा, मेरे मन सिर्फ कल नहीं की बेटी का ही ख्याल था। उस गंदी सराय में भी यही सोच रहा था कि अगर मैं नाकाम हो गया तो उसे मुंह दिखाने लायक ना रहूंगा। फिर हाफिज की आवाज टूट गई, लेकिन मैं नाकाम हो गया। नाकाम हो गए? मैं समझा नहीं। तुम चोगे के साथ नहीं लौटे? उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि पेथरोस को आगे झुककर सुनना पड़ा। हाफिज ने गुफा वाली बात सुनाई, उस बच्चे और चोगे के बारे में। नौजवान के बोलते वक्त पेथरोस की निगाहें बार बार तंबू के खुले हिस्सों पर जाती। वो आगे के मैदान पर फैली चमकती चांदनी को देखते उनके हैरानी भरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैलने लगी और उन्हें पता भी ना चला कि लड़के ने कहानी पूरी कर ली है और अब वो सुबक रहा था। जल्द ही उसका रोना बंद हुआ। तंबू में खामोशी पसर गई। हाफिज को अपने मालिक को देखने की हिम्मत नहीं थी। वो नाकाम हो गया था और वो एक ऊंट वाले के अलावा और किसी काम का नहीं था। उसके मन में आया कि कूद कर तंबू से भाग जाए, मगर वो बैठा रहा। फिर उसने महान सेल्समैन के हाथ को अपने कंधे पर महसूस किया। उसने नजरें उठाकर पेथरोस को देखा। मेरे बच्चे, इस दौरे पर तुम्हें कोई खास फायदा ना हुआ। नहीं मालिक, लेकिन मेरे लिए हुआ। जो सितारा तुम्हारे पीछे आ रहा था उसने मेरे उस अंधेपन को दूर कर दिया जिसे कबूल करना मेरे लिए मुश्किल है। मैं तुम्हें पाल्मीरा लौटने पर ही बता सकता हूं। अब मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहिए मालिक। कल शाम हमारे सेल्समैन कारवां लौटने वाले हैं और तुम्हें
उनके जानवरों की देखभाल करनी होगी। क्या तुम फिलहाल अपनी पुरानी नौकरी पर जा सकते हो? हाफिज हताश होकर उठा और पेथरोस की ओर झुका। आप जो कहोगे मैं करूंगा। मैंने आपको निराश किया, इसके लिए माफी चाहता हूं। तो जाओ और हमारे आदमियों के आने का इंतजार करो। पालमीरा पहुंचने पर हम फिर मिलेंगे। जैसे ही हाफिज तंबू से बाहर निकला, ऊपर से आती रोशनी से उसकी आंखें चौधिया गईं। आंखें मलते हुए उसने पेथरोस को पुकारते सुना। नौजवान मुड़ा, अंदर जाकर बूढ़े आदमी के बोलने का इंतजार करने लगा। पेथरोस ने उसे देखकर कहा, आराम से सोना, तुम नाकाम नहीं हुए। रात भर सितारा ऊपर चमकता रहा। छठा अध्याय। कारवां के अपने मुख्यालय पालमीरा लौटने के करीब 2 हफ्ते बाद हाफिज को अपने भूसे वाले बिस्तर से जगाकर पेथरोस से मिलने के लिए कहा गया। वे जल्दी से अपने मालिक के सोने वाले कमरे में जाकर उनके विशाल पलंग के सामने अनिश्चितता के भाव में खड़ा हो गया। पेथरोस ने आंखें खोली और बिस्तर पर तकिया लगाकर बैठ गए। उनका चेहरा सूख गया था और हाथों की नसें तन गई थी। हाफिज को ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि ये वही इंसान है जिसने उसने 12 दिन पहले बात की थी। पेथरोस ने पलंग के दूसरे हिस्से की ओर इशारा किया और नौजवान धीरे से किनारे पर बैठ गया। वे बूढ़े आदमी के बोलने तक इंतजार करने लगा। उनके पिछली मुलाकात के बाद उनकी आवाज में बदलाव आ गया था। मेरे बेटे, अपनी महत्वाकांक्षा पर फिर से गौर करने के लिए तुम्हारे पास कई दिन थे। क्या तुम अब भी एक महान सेल्समैन बनना चाहते हो? जी मालिक, बूढ़े आदमी ने सर हिलाया। अच्छी बात है। मैंने सोचा था तुम्हारे साथ लंबा वक्त बिताऊंगा, लेकिन जैसा कि तुम देख रहे हो, मेरे इरादे कुछ और हैं। हालांकि मैं खुद को एक अच्छा सेल्समैन मानता हूं। मैं मौत को अपने दरवाजे से चले जाने को मनाने में नाकाम हूं। वो कई दिनों से हमारी रसोई के दरवाजे पर एक भूखे कुत्ते की तरह इंतजार कर रहा है। कुत्ते की तरह वो जानता है कि एक ना एक दिन दरवाजे पर कोई पहरा ना होगा। खांसी की वजह से पेथरोस को बीच में रुकना पड़ा और बूढ़े आदमी को सांस के लिए तड़पता देखकर हाफिज मूर्ति बनकर बैठा रहा। आखिर खांसी बंद हुई और पेथरोस कमजोरी से मुस्कुराए। हमारे पास वक्त कम है, तो शुरू करते हैं। पहले देवदार का बक्सा निकालो जो इस पलंग के नीचे है। हाफिज झुका और उसने चमड़े से बंधा एक छोटा बक्सा बाहर निकाला। उसने उसे पलंग पर पेथरोस के पैरों के पास रख दिया। बूढ़े आदमी ने अपना गला साफ किया। बरसों पहले जब मेरी हैसियत एक ऊंट वाले लड़के से भी कम थी, बरसों पहले जब मेरी हैसियत एक ऊंट वाले लड़के से भी कम थी, मुझे एक
मुसाफिर को बचाने का मौका मिला था, जिस पर डाकुओं ने हमला कर दिया था। उसने कहा कि मैंने उसकी जान बचाई और वो मुझे इनाम देना चाहते हैं। हालांकि मुझे कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरे पास ना तो पैसा था ना ही कोई परिवार। वो मुझे अपने घर ले गए, जहां सब ने मुझे अपने परिवार के एक सदस्य की तरह ही अपनाया। एक दिन जब मैं अपनी नई जिंदगी का आदी हो गया था, उन्होंने मुझे ये बक्सा दिखाया। अंदर चमड़े की 10 स्क्रॉल्स थी। हर एक पर नंबर थे। पहले वाले में सीखने का राज लिखा हुआ था। बाकी स्क्रॉल्स में बेचने की कला के राज और सिद्धांत लिखे थे। अगले 1 साल तक हर रोज मुझे स्क्रॉल्स के अल्फाज सिखाए गए। साथ ही पहली स्क्रॉल में बताया गया सीखने का राज मैंने हर स्क्रॉल के हर शब्द को इतना रट लिया कि वो मेरी सोच और मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए। मैं उनका आदी हो गया। आखिरकार मुझे वो बक्सा दिया गया, जिसमें सभी 10 स्क्रॉल्स थी। एक सील की हुई चिट्ठी और एक बटुआ जिसमें सोने की 50 मोहरें थी। सील की हुई चिट्ठी को मुझे तब तक नहीं खोलना था जब तक कि मुझे अपनाने वाला घर मेरी नजरों से दूर नहीं हो जाता। मैंने परिवार को अलविदा कहा। मैंने परिवार को अलविदा कहा और चिट्ठी खोलने से पहले पाल्मिरा जाने वाले व्यापार मार्ग पहुंचने तक मैंने इंतजार किया। चिट्ठी में मेरे लिए आदेश था कि मैं सोने के सिक्के लूं। जो कुछ मैंने स्क्रॉल्स से सीखा है उन्हें अमल में लाऊं और एक नई जिंदगी शुरू करूं। चिट्ठी में मेरे लिए ये आदेश भी था कि मैं जो कुछ कमाऊं उसका आधा हिस्सा गरीबों में बांट दूं। लेकिन मुझे चमड़े की स्क्रॉल्स को ना तो किसी को दिखाना था ना ही देना था, जब तक कि मुझे एक खास संकेत नहीं मिलता जो मुझे बताए कि इन स्क्रॉल्स का अगला चुना हुआ आदमी कौन है। हाफिज ने अपना सिर हिलाया। मैं समझा नहीं मालिक। बताता हूं। मैंने कई साल उस आदमी के संकेत का इंतजार किया है और जब तक उसका इंतजार किया मैंने हैरत अंगेज दौलत जमा करने के लिए स्क्रॉल्स पर अमल किया। मैं ये मान चुका था कि मेरे मरने से पहले ऐसा कोई आदमी नहीं आएगा जब तक कि तुम बेथलहम से वापस नहीं आए। इन स्क्रॉल्स को पाने वाला चुना हुआ आदमी तुम ही हो। इसका पहला आभास मुझे तब हुआ जब तुम उस चमकते सितारे के नीचे आए जो बेथलहम से तुम्हारे पीछे पीछे आया था। अपने दिल में मैंने उस घटना को समझने की कोशिश की है, लेकिन मैं खुदा के काम को चुनौती नहीं देना चाहता। फिर जब तुमने चोगा देने की बात की जो तुम्हारे लिए बेहद मायने रखता था, मेरे दिल के अंदर से आवाज आई जिसने मुझसे कहा कि मेरा लंबा इंतजार खत्म हो चुका है।
आखिरकार मुझे वो मिल गया था जो इस बक्से को पाने का हकदार था। अजीब बात है कि जैसे ही ये पता चला कि मुझे सही आदमी मिल गया है, मेरे शरीर की ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। अब मेरा जाने का वक्त हो चला है, लेकिन मेरा लंबा इंतजार खत्म हुआ और अब मैं सुकून के साथ इस दुनिया से रुखसत हो सकता हूँ। बूढ़े आदमी की अब आवाज कमजोर पड़ गई, लेकिन अपनी मुट्ठी भींचकर वे हाफिज के नजदीक आकर झुके। ध्यान से सुनो मेरे बेटे, क्योंकि इन अल्फाजों को दोहराने के लिए मेरे पास ताकत नहीं रहेगी। हाफिज की आंखें गीली हो गई थी। वो अपने मालिक के नजदीक आया, उनके हाथ मले और उस महान सेल्समैन ने बड़ी मुश्किल से गहरी सांस ली। अब मैं ये बक्सा और इसमें रखी चीजें तुम्हें देता हूं, लेकिन इसके पहले कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होंगी। बक्से में एक बटुआ है जिसमें सोने की 100 अशर्फियां हैं। उनकी मदद से तुम कुछ कालीन खरीद कर व्यापार की दुनिया में कदम रख सकते हो। मैं तुम्हें बेशुमार दौलत दे सकता हूं, लेकिन उससे तुम्हारा नुकसान ही होगा। इससे कहीं ज्यादा अच्छा ये होगा कि तुम अपने बलबूते पर दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद और महानतम सेल्समैन बनो। मैं तुम्हारा लक्ष्य भूला नहीं हूं। इस शहर से फौरन निकलो और दमास्कस जाओ। स्क्रॉल्स तुम्हें जो सिखाएंगे उन्हें अमल में लाने के अनंत अवसर वहां तुम्हें मिलेंगे। रहने की जगह मिलने के बाद तुम सिर्फ वही स्क्रॉल खोलना जिसमें 1 लिखा हो। तुम्हें उसे बार बार पढ़ना होगा जब तक कि उसमें बताए राज वाले तरीकों को समझ ना लो, और तुम बाकी स्क्रॉल्स में बताए गए बेचने की कला को सीखने के लिए उनका इस्तेमाल करोगे। जैसे जैसे हर स्क्रॉल से सीखोगे, तुम खरीदे गए कालीनों को बेचना शुरू कर दोगे, और जो कुछ तुमने सीखा है उसमें अगर अपना तजुर्बा भी शामिल कर लो और स्क्रॉल्स को पढ़ना जारी रखो, तो हर रोज तुम्हारी बिक्री कई गुना बढ़ती जाएगी। तो मेरी पहली शर्त यह है कि तुम्हें इस बात की शपथ लेनी होगी कि तुम नंबर 1 लिखी स्क्रॉल में बताए गए निर्देशों का पालन करोगे। क्या तुम्हें मंजूर है? जी मालिक, बहुत अच्छे। और जब तुम सूची स्क्रॉल्स के प्रिंसिपल्स को, उसके सिद्धांतों को अमल में लाओगे, तब तुम इतने अमीर बन जाओगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मेरी दूसरी शर्त है कि तुम लगातार अपनी कमाई में से अपने से गरीब लोगों में बांटोगे। इस शर्त पर तुम्हें सख्ती से चलना होगा। क्या तुम्हें मंजूर है? जी मालिक। और अब सबसे अहम शर्त,
तुम ना तो स्क्रॉल्स किसी को दिखाओगे, ना ही इनमें बताई बातों को बताओगे। एक दिन एक आदमी आएगा जो तुम्हें एक संकेत देगा, बिल्कुल उस सितारे और तुम्हारे निस्वार्थ भाव की तरह जिस संकेत की मुझे तलाश थी। जब ये होगा तुम उस संकेत को पहचान लोगे। हालांकि वे आदमी इस बात से बेखबर होगा कि वही चुना हुआ आदमी है। जब तुम्हारे दिल को यकीन हो जाए कि तुम सही हो, तब तुम ये बक्सा और उसमें रखी चीजें उसे दे दोगे, और जब ये काम हो जाए तब पाने वाले पर कोई शर्त लागू नहीं होगी, जैसे कि बरसों पहले मुझ पर लगाई गई थी और जो अब मैं तुम पर लगा रहा हूं। वो चिट्ठी जो मुझे कई साल पहले मिली थी, उसमें यह आदेश था कि स्क्रॉल्स पाने वाला तीसरा आदमी उनके संदेशों को दुनिया को बता सकता है, अगर वे चाहे तो। क्या तुम ये तीसरी शर्त मानने का वादा करते हो? जी मालिक। पेथरोस ने राहत की लंबी सांस ली, मानो उनकी छाती से कोई भारी बोझ हटा लिया गया हो। वे कमजोरी से मुस्कुराए और अपने हाथों में हाफिज के चेहरे को भर लिया। बक्सा लेकर रुखसत हो जाओ, यह हमारी आखिरी मुलाकात है। मेरे प्यार और कामयाबी के लिए मेरी शुभकामनाओं के साथ जाओ। मेरी दुआ है कि आने वाले कल में वो सारी खुशियां बांटने के लिए लिशा तुम्हारे साथ हो। बिना किसी शर्म के हाफिज के गालों पर आंसू लुढ़कने लगे। उसने बक्सा उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। बाहर कुछ देर रुका, बक्से को फर्श पर रखा और अपने मालिक की ओर मुड़ा। अगर कामयाबी के लिए मेरा इरादा पक्का है तो मैं नाकामी का मुंह कभी ना देखूंगा। बूढ़ा आदमी कमजोरी से मुस्कुराया और सहमति में सर हिलाया। अलविदा में उसने अपना हाथ उठाया। सातवां अध्याय। हाफिज अपने खच्चर के साथ चार दीवारी वाले दमास्कस शहर के पूर्वी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। वे स्ट्रेट नाम की सड़क से चल रहा था। उसके मन में तरह तरह के शक पैदा हो रहे थे और बाजार का शोरगुल उसके डर को कम करने में कोई मदद नहीं कर रहा था। पेथरोस के विशाल कारवां के साथ एक बड़े शहर में दाखिल होना एक अलग बात थी। बिना हिफाजत के अकेले आना बिल्कुल और। सड़क के व्यापारी अपना माल लेकर चारों ओर से उसको घेर रहे थे। हर किसी की आवाज दूसरे से ऊंची थी। वे कोठरी नुमा दुकानों के सामने से गुजरा जिनमें तांबे चांदी के सामान थे। घोड़े की जीनें, बुनाई वाले कपड़े और लकड़ी का सामान था। कदम कदम पर फेरी वाले मिल रहे थे, दया की भीख मांगते खुले हाथ से। उसके ठीक सामने
शहर के पश्चिमी दरवाजे से आगे हेमोर्न पर्वत था। हालांकि गर्मियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसकी चोटी अभी भी बर्फ से ढकी थी। लगता था मानो वे बाजार के शोर शराबे को धीरज और सहनशीलता के साथ देख रहा हो। आखिरकार हाफिज मशहूर सड़क से मुड़ा और उसने सराय के बारे में पूछताछ की। उसे मोसीहा नाम की सराय ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं हुई। उसका कमरा साफ सुथरा था और उसने पेशगी में 1 महीने का किराया चुकाया। सराय का मालिक समझ गया कि वो कोई मामूली व्यापारी नहीं था। फिर उसने अपने खच्चर को सराय के पीछे बांधा, बराड़ा के पानी में स्नान किया और अपने कमरे में लौट आया। उसने देवदार के छोटे बक्स को पलंग के नीचे रखा और चमड़े की पट्टियां खोलनी शुरू की। ढक्कन आसानी से खुल गया और उसकी नजरें अंदर रखी चमड़े की स्क्रॉल्स पर टिक गई। आखिरकार उसने हाथ बढ़ाकर चमड़े को छुआ। चमड़े में अजीब सी हरकत हुई, मानो वे जानदार हो। उसने फौरन अपना हाथ खींच लिया। वे उठा और जालीदार शीशे की खिड़की की ओर गया, जहां से करीब आधा मील दूर, जी हां, आधा मील दूर से बाजार का शोर सुनाई दे रहा था। उन आवाजों को सुनकर उसके मन में फिर से डर और शक पैदा होने लगा और उसने महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास फिर से डगमगाने लगा है। उसने अपनी आंखें बंद की और दीवार से सटकर जोर जोर से रोने लगा। मैं भी कितना बेवकूफ निकला। एक ऊंट वाला लड़का आखिर कैसे सपना देख सकता है कि एक दिन वो दुनिया का महान सेल्समैन बनेगा, जबकि उसमें सैकड़ों सेल्समैनों की दुकानों के आगे से गुजरने की हिम्मत तक नहीं है। आज मेरी आंखों ने उन सैकड़ों दुकानदारों को देखा जो मुझसे कहीं ज्यादा काबिल हैं। उस सब में कितनी निडरता है, उत्साह है और जिद है। वे सभी बाजार में सफल होने के लिए कितने सक्षम हैं। मेरे लिए ये सोचना कितना बेवकूफी भरा है कि मैं उनसे मुकाबला कर सकता हूं और उनसे आगे निकल सकता हूं। पेत्रोस, पेत्रोस, मेरे पेत्रोस, मैं आपको फिर से निराश करने जा रहा हूं। सफर की थकान से चूर वे पलंग पर गिरा और नींद आने तक सुबक सुबक कर रोता रहा। नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी। आंख खुलने के पहले ही उसे चिड़ियों का चहचहाना सुनाई पड़ा। उठने पर उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक चिड़िया खुले बक्से के ढक्कन पर बैठी थी जिसमें स्क्रॉल्स रखी थी। वो भागकर खिड़की के पास गया। बाहर अंजीर और गूलर के पेड़ों पर हजारों चिड़ियां चहचहाते हुए दिन का स्वागत कर रही थी। कुछ एक खिड़की के पास आई, लेकिन उसे देखते ही फुर्र से उड़ गई। फिर हामिद मुड़ा और उसने अपने बक्से को फिर से देखा। उस चिड़िया ने सर को एक तरफ झुकाकर उसकी ओर देखा।
हाफिज धीरे धीरे बक्से की ओर बढ़ा। उसका हाथ फैला हुआ था। चिड़िया उड़कर उसकी हथेली पर बैठ गई। तुम जैसी बाहर हजारों हैं और डरी हुई हैं, लेकिन तुमने खिड़की से अंदर आने में बड़ी हिम्मत दिखाई। चिड़िया ने हाफिज के हाथ पर चोंच मारी। वे उसे टेबल के पास ले गया, जहां उसकी पोटली में रोटी और पनीर बंधा था। उसने रोटी के छोटे टुकड़े चिड़िया के सामने रखे और वो खाने लगी। हाफिज के मन में एक ख्याल आया और वे खिड़की के पास लौटा। उसने जाली की छेद पर अपने हाथ रगड़े। वो इतने छोटे थे कि चिड़िया को उसमें से अंदर आना नामुमकिन था। फिर उसे पेथरोस का कहा याद आया और उसने उन अल्फाज को दोहराया, अगर कामयाबी के लिए तुम्हारा इरादा पक्का है तो तुम नाकामी का मुंह कभी ना देखोगे। बक्से के पास जाकर उसने देखा चमड़े की एक स्क्रॉल दूसरी स्क्रॉल से ज्यादा पुरानी लग रही थी। उसने उसे निकाला और हल्के हाथों से खोला। उसका डर काफुर हो चुका था। फिर उसने चिड़िया को देखा। वो भी चली गई थी। गवाही के तौर पर कुतरी हुई रोटी के टुकड़े थे जो बता रहे थे कि वो यहां आई थी। हाफिज ने स्क्रॉल को देखा। उसका शीर्षक था नंबर 1 वाली स्क्रॉल। वो पढ़ने लगा। मुबारक हो, आपने इस किताब को सुनने का सिलसिला शुरू किया और इस किताब की मार्फत जीवन में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मन की शांति, ज्यादा शक्ति, ज्यादा धन और ज्यादा खुशियों के लिए एक डगर प्रशस्त की। अब तक वीडियो से जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। अब ऐसा क्या है स्क्रॉल्स में जिन्होंने हामिद को, एक ऊंट वाले बच्चे को, हाफिज को एक बेहतरीन गुणवान ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सेल्समैन बनाया? आखिर क्या वो राज थे उन स्क्रॉल्स में जिन पे अमल करके हाफिज एक कामयाब इंसान बना, जिसको मन की शांति, शक्ति, धन और खुशियां हासिल हुई? अगले वीडियो में आइए इसी राज को जानेंगे और अपने जीवन का हिस्सा बनाकर हम भी एक भरपूर जीवन जिएंगे। शुक्रिया। अगले वीडियो में मिलते हैं।